सपने हिंदी में मुझे आते हैं, आपको मराठी में आते हैं? जी हाँ, और आप झूठ मत बोलिए, आपको भोजपुरी में आते हैं। नहीं आते। तो इतनी कविताएं लिखने के बाद मतलब लिखी ही आपने, बहुत प्यारी प्यारी लिखी। लिख दिया है। मैसूर, तमिल, बंगाल, बिहार से आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर फतेह मुकम्मल दौड़ रहा शिवाजी का भगवा सरदार। सबसे वियर्डेस्ट फीडबैक क्या मिला है? एक आदमी ने मुझे क्या कहा था पता है? तुम लिखते बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी आवाज और तो जैसी है। तो कैसे हैंडल करते हो आप हेटर्स और जो भी ट्रोलर्स हैं? हेटर कोई नहीं होता है, असहमत लोग होते हैं। आप एनिमे का जिक्र कर रहे थे, मैंने आज तक देखी नहीं। एनिमे देखने के लिए मैं उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ जिनकी आईक्यू थोड़ी सी अच्छी हो। कभी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है, बहुत ही वियर्ड है, मतलब सामने वाले को सुन के ही अजीब लगे। पेड़ का जड़ एक बार काल पड़ी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका किचन की कविता में। कहते हैं लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आज भी ये बात मानता हूँ, पर साहित्य वो क्या जो जमाने से जुदा होकर न चले, जो अलहदा होकर न चले। बगीचे के वो फूल जो बागीचों में खिलते हैं वो कुम्हला भी जाते होंगे। रेगिस्तान में खिलने वाले फूल अपने ताकत के बल पे खिलते हैं। और जब ऐसा कुछ साहित्य लिखा जा रहा हो तो जाहिर सी बात है वो समाज के रचे बचे सांचे से अलग होकर, अलहदा होकर, जुदा होकर अपनी जिंदगी को जब पन्नों पर उतारता है तो क्या खूबसूरत लिख पड़ता है। आपको पता है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के गेस्ट कौन है। मैं आपको बताऊं, कलाकार होना मुश्किल काम है, कवि होना और भी मुश्किल, और जन कवि हो जाना बहुत मुश्किल काम है। इन चंद समयों में भारत के जनमानस की चेतना पर, भारत के इतिहास पुरुषों के बारे में आम जनता को, आधुनिक दुनिया को बताने की जो जिजीविषा है, उस जिजीविषा ने उस कवि को इस चंद समय में भारतीयता के क्षितिज पर इतनी खूबसूरती से उभारा है कि क्या ही कहें। मतलब होता है ना, अपनी आत्मा लगा दे जो इंसान अपने काम से, जो फिर से परिचित कराता है हिंदुस्तान को राम से। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अभिमन्यु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके स्वागत में मराठी जनमानस के एक बहुत बड़े कवि हैं कुसुमाग्रज साहब। उनकी मराठी तो मुझे कम ही समझ में आती है, पर गुलजार साहब ने जब अनुवाद किया उनकी कविता तो मुझे लगा कि मैं आपकी उसमें पढ़ूं कि एक दफ़ा राशन खत्म हुआ तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेचा है। हंस के कहा था तूने तब, कहो तो तुम्हारी नजर भी डाल दूं उनमें, उनसे वजन बढ़ जाएगा। मैंने कहा था कल जो वक्त करेगा वो मत करो आज तुम। आंखें भर आई थी तुम्हारी और कहा था मैं तो क्या, वो वक्त भी नहीं कर पाएगा। ऐसी कविता है। देखिए, ये कविता हमें मराठी में सुनने की आदत है, और आप जब हिंदी में पढ़ रहे थे तो हमें सुनाई तो मराठी में दे रही थी, क्योंकि आपको याद है मराठी में? नहीं, वो हो नहीं पाता है कि किसी दूसरे कवि की कविता अगर नहीं याद नहीं होती है उतनी। एक बार पढ़ लेते, कोई पसंद आ जाए तो फिर ज़हन से हटती नहीं, लेकिन तब तक तो नहीं। हाँ, बड़ी बात है कि आपने जिस भाषा में पहले पढ़ा हो। हाँ। सपने हिंदी में मुझे आते हैं, आपको मराठी में आते हैं? जी हाँ, और आप झूठ मत बोलिए, आपको भोजपुरी में आते हैं। नहीं आते भोजपुरी में, सपने सही बता। मदर टंग है सपने भोजपुरी, पर सपने हिंदी में ही आते हैं। बहुत बचपन मतलब होता है ना, जैसे आपके यहाँ मराठी ऐसे बहुत कि मतलब सब लोग मराठी में बात करते हैं। मराठी यहाँ की लोक भाषा है, यहाँ का राजकीय भाषा है। भोजपुरी राजकीय भाषा नहीं, वो जनमानस की लोक भाषा में शामिल है। हम बोलते हैं, गाते हैं, काम हिंदी में होता है, तो सपने भी हिंदी में नहीं। सपने तो काम है मेरे लिए जिंदगी का। हमारे लिए मराठी है, और बस मराठी है। हिंदी बोलने में भी दिक्कत आ जाती है। मैं बहुत परेशान था आने से पहले कि यार ये अभी कितना 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो हिंदी में, पूरी हिंदी में बात करनी है और शो भी नहीं करना है। तो नहीं, आप मराठी में बोले, हमको जितना समझ में आएगा हम उतना समझ पाएंगे। नहीं, वो तो निकलेगी, वो तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो निकल जाएगी, मुझे पता है, अंदर से निकल जाएगी वो। जब मराठी इतना है पर मी सीखत। हाँ, जब आप हिंदी बोलिए, उसमें ना उतरे आप। लेकिन जब हमें शब्द अधूरे पड़ जाते हैं या फिर कोई जुमला बन नहीं पाता है
तो मराठी निकल ही जाती है। आनी भी चाहिए अपनी जी हाँ, जी हाँ। मतलब क्या ही शर्माना इस बात। तो इसलिए मैंने वो कविता के लिए कहा था मैंने कि यार ये गुलजार साहब का अनुवाद है, बहुत प्यारा किया है, लेकिन मेरे दोस्तों से जब मैं सुनता हूँ मराठी कवियों से, तो ये मराठी में जो उसका रुतबा है वो अलग ही लेवल पे है। ओरिजिनल होता है भाई साहब। जी ओरिजिनल फोटो कॉपी या कॉपी को देख के कॉपी बनाने में तो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, आत्मा नहीं रह जाएगी ना सर। गुलजार साहब को महसूस हुआ को मतलब बहुत इज्जत के साथ, गुलजार साहब को बहुत इज्जत के साथ, बट आत्मा तो नहीं। देखिए, गुलजार के लिए गर्दन हमेशा हमारी झुकी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इंसान हमें लगे है कि जो एक दुनिया हमें दिखाना तो चाहते, हम उतने अंधे हैं कि उनकी दुनिया देख नहीं पाते। वो जब जिस मेटाफोर्स में बात करते हैं ना, तो आदमी चौंक जाता है। मतलब कि मुझे याद है वो वीडियो है, शायद जगदीश साहब की सालगिरह थी, और 1 घंटा जो आदमी वो बोला था ना, तो वो शहद टपक रहा था कानों में कि यार इतना खूबसूरती से कोई आदमी खास भी कैसे सकता है। वो आदमी खास्ता खूबसूरत है, बताओ। हाँ जी, खराज से तो हमारे शो का जो थीम है आज का, हाँ, कि हम खानों के इर्द गिर्द बात करते हैं। हम बात वैसे जिंदगी भी करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिंदगी में भी हम भी तो पका ही रहे ना, अपने भविष्य के सपने पका रहे। तो मुझे मतलब मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं बड़ा प्यारा बनाता हूँ खाना, मुझे इस बात का गुमान भी है कि मैं खाना अच्छा बनाऊँ। तो ये पूरा जो शो का थीम है कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी के सपने पकाते हैं, तो कैसे किचन से जुड़ी जा सकती है, कैसे किचन एक मेटाफर हो सकता है हमारी ज़िंदगी की लाइफ में। तो इसीलिए इस पूरे शो का नाम रखा हमने किचन की कविता है। और जब हम लौट ही रहे हैं रसोई की तरफ, तो मुझे लगा कि गाँव की एक जो वह परंपरा है उसी से आरंभ करें। गुड़ देते हैं आपको, पानी देते हैं, मुँह मिठा कीजिए, शुरुआत करते हैं। हमें लगता था कि सिर्फ हमारे यहाँ होता है ये। अच्छा लगा सुन के कि बिहार में भी है। हम इतने भी अलग नहीं है जितना आप लोग हमें बना देते हैं। हम बनाते नहीं है। वो इतने खूबसूरत लोग हैं कि निखर के अलग हो जाते हैं। ये जो आपने बड़ा सटल वे में आपने अलग करने की कोशिश करी है ना, निखर के अलग हो जाते हैं। मराठी होने का अनुमान दे रहे थे। हाँ, ऐसे सटल धमकी नहीं, बस तो खाने से भी रिलेटेड कोई चीज करी जाए तो मतलब पता है ना कि अंग्रेजी में एक लाइन है कि मतलब व्हाट इज योर फूड स्टोरी। जी, वो क्या होता है? सो खाने से रिलेटेड यदि ऐसा मैं बोलूं, शब्द जब खाना आता है जीवन में, तो कोई ऐसी कहानी है वियर्ड टाइप की या अच्छी भी हो सकती है वियर्ड। जैसे मेरे पास जो खाने की कहानी जो मेरी मम्मी ने बहुत कूटा था, और हम गए थे खाना मांगने, तो मम्मी ने कह दिया अपने से बना लो, खा लो। तो फिर उस दिन पहली बार हम किचन में घुसे थे, अंदर से क्योंकि हमारे तो किचन होता नहीं था, कमरे को किचन बनाते थे, तो अंदर से दरवाजा बंद किया, आटे में पानी में आटा गूंथ के इतना गूंथ लिया था, और 2 पापड़ की तरह रोटियां सेकी थी। पहला चीज मैंने वही बनी। चाय बनाना आता था बचपन से, 6-7 साल का होगा तो चाय बनानी आती थी, पर रोटी तब बनाई थी, और मम्मी के सामने जाके ईगो में खाना शुरू किया। तो ये मेरी कहानी है किचन में घुसने की। ऐसी कोई कहानी है क्या, वो कोई अच्छा खाना खाया हो, बनाया हो? जब लड़के कुकिंग करते हैं ना, तो ये बात चॉइस की होती है कि किसी को खाना बनाना पसंद हो नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी अलग कहानी, शायद आपके घर में भी यही कहानी हो कि हमारी कोई बहन नहीं है सगी, बच्चे हम 2 भाई। तो शायद हमारी माँ हमारे पहचान में पहली हो कि जिसने बच्चे को और लड़के को फोर्सफुली खाना बनाना सिखाया है। अच्छा, माँ ने फोर्सफुली कि तुझे क्यों नहीं आता, 3 मर्दों को मैं क्यों संभालूं? मतलब समझ रहे हो कि जब 4th में था तब से वो झाग वाला पानी अलग, साफ वाला पानी अलग, और बर्तन धोना, फिर झाग वाले पानी से निकाल कर साफ वाले पानी में धोने के लिए मुझे बिठाना, और फिर धो के उस रैक में रखना। ये काम मेरा 34 से चल रहा है। फिर खाना उन्होंने कहा कि बेसिक चीजें तो बना ले। पर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना कि झाग वाला पानी और साफ पानी क्या बता रहे हैं, तो शहर में रह के फ्री फ्लो नल से बर्तन धोने वाले लोगों, जहाँ पानी कम होता है ना, अलग अलग बर्तनों में पानी रखा जाता है ताकि ज्यादा पानी बर्बाद ना हो। तो एक बार धोने के बाद गंदे पानी में धो लेते हैं, और फिर उस हल्के से साफ बर्तन को एक साफ पानी में डाल के तब रखते हैं। इस तरह पानी बचाया जाता है, और अक्सर गाँव में हमारी मम्मी ऐसा किया करती थी।
ये नई जनरेशन के लिए हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, वरना ये नहीं एक्सप्लेन करना पड़ता ये शायद अपन को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे ये कितना प्यारा एक उदाहरण है कि कम पानी में उतने सारे बर्तन धुल जाते थे जितने के लिए आज नदियां बहा देते हैं हम वॉश बेसिन में। वो तो है, क्योंकि वो हमारे बचपन में तो ये चीज नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो जिसकी जरूरत है बस वही काम में थी, जिसकी जरूरत है नहीं तो वो चीजों को देखो, ना बर्तन की क्वांटिटी घर में ज्यादा रहा करती थी, ना वो सामान घर में रहा करता था कि जिसकी जरूरत है ही नहीं। तो आजकल बढ़ गया है, मतलब हाँ वक्त के साथ बढ़ गया है, और लोग मुझे लगता है इसलिए ले रहे हैं कि उसने लिया तो मैं लूंगा, बस ये चल रहा है। नहीं, एक बार आप मॉल में, शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट ही घातक है, एक जगह सब चीज बेचना ही घातक है। आप एक चीज खरीदने घुसते हो, ये भी ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम है कि इंसान बेवकूफ है। हाँ, वो तो सदियों से। हाँ, इंसान इसलिए बेवकूफ है क्योंकि इंसान ने खुद ही कहा कि वी आर द स्मार्टेस्ट क्रीचर्स ऑन द अर्थ। अब खुद की तारीफ खुद करने वाला बंदा कितना बेवकूफ हो सकता है। तो हम बेवकूफों की टोली है, और हमसे सबसे अगर हमें छोड़ के सब स्मार्ट है, तो हम वो चीजें कर लेते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, फिर लोगों को गैस का चस्का लग गया, अब गैस पे खाना बन रहा है तो होटल खुल गए। पुणे में जाओ तुम, चूल मटन देखो आपको वहां पे कि चूल्हे का खाना खाने आ जाओ। पहले लोग ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, फिर टाइट कपड़े आ गए, फिर घूम फिर के बैगी पे आ गए। अब बैगी और पजामे में क्या फर्क है मुझे बताइए। मेरे को ये फैशन समझ नहीं आता। आप जब पहली बार किचन में गए थे अभी भाई, तो क्या पकाया था? कुछ याद है कि क्या पकाया था आपने? जो पकाया था नहीं था, मतलब जो पकाया था वो याद है, लेकिन उससे ज्यादा याद है कि जो धपाटा पड़ा था पीठ पे। अच्छा, वो धपाटा मतलब ये जोर से माँ मारती है, हम मराठी में धपाटा कहते हैं उसको। हालांकि धपाटा खाने की चीज है, देखो खाने को से जोड़ दिया, हर चीज को हमने खाने से जोड़ दिया है। मतलब कि पीठ में अगर जोर से पड़े तो उसको धपाटा कहते हैं। धपाटा हमारा बहुत फेवरेट फूड भी है। उनने कहा था कि जीरा और राई, राई कहते हैं ना, महुरी को क्या कहते हैं? राई कहते हैं। जीरे के साथ जो काला उसको राई कहते हैं। तो हाँ, आ गए हमारी मराठी बाहर आ गई। चलो तो वो जल गया पूरा, और मैंने कहा था कि जैसे ही वो तड़का मारने लगे तो प्याज डाल देना। हमें लगा कि तड़का मारता कैसा है ये हमें पता नहीं था ना। तो ये पोहे तो हुए नहीं, मार तो खाई, और मार उससे ज्यादा खाई है दूध के लिए, जो कि हिंदुस्तान के हर नौजवान बेटे ने खाई है। कि ये दूध हराम खोर है, पता है आपको? क्योंकि ये जब तक उसको देख रहे होते हो तब तक वो शांत है, एक सेकंड की नजर का उससे हटी वो बाहर निकल के आ जाता है, दुर्घटना घटी। ये दूध से ही शायद मुहावरा बना है। एकदम मतलब जब तक देख रहे हो आप उसी समय आधा घंटा और देख लेते तो बहुत मार खाया, बहुत मार खाया, क्योंकि दूध बाहर निकलने का ये गुस्सा नहीं आता वहां को। फिर से गैस साफ करो, ये बहुत। और ये आज हम समझ सकते हैं क्योंकि आप वहां पे पकाते हैं, मैं पुणे में पकाता हूँ। ऐसा कभी हुआ कि कोई चीज, कोई कविता आपकी हो जो किचन से इंस्पायर्ड हुई? कुछ पका हो किचन में, पकाते वक्त कुछ आई हो रहा है? नहीं यार, मैं मतलब सही सवाल तक जंप करना चाहता हूँ, पर मैं उसके लिए स्टेप्स लेना चाहता हूँ। राम कैसे पकी आपके जहन में? सवाल ये है, ये जो क्या जंप कट लिया है आपने विस्तृत, मतलब मेरा सुना था जब मैंने, हाँ, माँ को सुनाई, पापा को सुनाया। पापा मेरे बहुत बड़े सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बड़े सपोर्टर हैं। कभी कई दफा मतलब मेरे उनके सपोर्ट से परेशानी होती है मुझे कि मतलब इतना नहीं होना चाहिए, पर उनको तक राम पसंद आए थे। मतलब होता नहीं कि एक आपने मतलब ऑपोजिशन ने तो लिया ही, लूट लिया। मैं संसद में पढ़ी 2 बार, उनको ऐसा लगा कि उनके खेमे की बात हो रही है, पर आपने वो जो विस्तार दिया है ब्रह्मांड को, सनातन के, ये होता है। देखिए से लेके कलयुग तक कैसे कहां से आया? मैंने ये बात इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कही, मैं वही बात दोहराऊंगा कि मैंने वो राम कहे ही नहीं है कि जो किसी से छुपे हैं या जिसको जो किसी को पता नहीं है। मैंने बस वो राम आपके सामने रखे है जो सबको पता है। राम है, उनके भाई लक्ष्मण है, उनकी पत्नी सीता जी है, हनुमान है, रावण है, और फिर राम के जो गुण है, दया, क्षमा, करुणा, शांति, ये इनको मैंने बस बताया है कि ये है, क्योंकि लोगों को पता है
पता हो के भी अगर नजरअंदाज करोगे और मेरे राम जी पे आप लांछन लगाने की कोशिश करोगे, कोई भी पार्टी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन पार्टी की बात कर रहा हूँ, दोनों ने कविता का वैसा ही लाभ लिया है उनके हिसाब से। हालांकि आयरनी ये है कि मैंने उसमें अंतरा रखा भी है कि ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ की खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो फिर भी इन लोगों ने, दाया ने अपना अपने हिसाब से काट लिया, बाया ने। इसको कहते हैं आयरनी। ये बहुत अजीब लगा, हंसी आई मुझे। खैर, जो बात जहां तक पहुंचानी थी, लिखते हैं तो डरते तो है नहीं, आप डरते हैं ना हम डरते हैं। काम है हमारा लिखना, और वो बस प्रकट हो गया जहन में। एक रात में बैठे थे, एक जुमला दिमाग में आ गया कि यार मतलब क्या भाई हाथ काट के रख देंगे राम जी को उनको समझाने में। तो ये गुस्से से कहते ना, क्या कर देंगे, क्या करे ये। और एक वीडियो देखी थी कि किसी को कोई जबरदस्ती से पकड़ के कह रहा था कि जय श्री राम बोल। तो ये हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है, बिल्कुल नहीं सिखाता है, बिल्कुल। तो बस उसी चलते मैंने उसी को पकड़ लिया कि यार हाथ काट कर रख दूंगा अगर राम समझ आ जाए तो ये कहानी है। बस उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिर एक एक करके एक रात में लिख दी उस कविता को। रात को 2 बजे बैठे थे और सुबह 4 बजे तक कविता। अंदर का वो क्रोध था, लगातार हो रही चीजें जो आपने, क्रोध से ज्यादा ये था, मराठी में घालमेल कहते हैं, मतलब बजा रहा था। हाँ, बजा रहा था अंदर से। बेचैनी थी। ये जो हो रहा है होना तो नहीं चाहिए, किसी भी टॉपिक में हो। हाँ, मेरे श्रद्धा के टॉपिक में नहीं होना चाहिए। आस्था की चीज है, आस्था को, क्योंकि हम महाराष्ट्र से आते हैं, हम संप्रदाय से आते हैं, हम वारकरी लोग हैं, हम वारी के लोग हैं, हम रामकृष्ण हरि समझते हैं और बस उसी का गुणगान गाते हैं। हमें राम कृष्ण और हरि ये समझ में आता है बस। पर मुझे आप जब भी बता रहे थे ना कि मैंने वही चीज बताई जो सबको पता है, तो मुझे रामायण का वो किस्सा याद आता है कि पता तो हनुमान जी को भी था ना कि वो उड़ सकते हैं, पर एक क्षण के लिए, एक वक्त के लिए जब भूल जाते हैं तो किसी ना किसी जामन जी की जरूरत पड़ती है याद दिलाने के लिए कि चला। बहुत बड़ी उपमा दी आपने हमें, बहुत शुक्रिया। खैर अब हम सो नहीं पाएंगे रात, बहुत तारीफ हो रही हमारी। मतलब आपने वो है ना कि आपने बताया कि महाराष्ट्र की जो परंपरा रही है सनातन की, रामकृष्ण हरि, आप ईश्वर के विष्णु स्वरूप से काफी मिलते हैं। ये जो महाराष्ट्र की परंपरा है, मैं बाहर से आता हूँ, तो होता है ना, मैं बिहार से हूँ, मैं शायद इतना बिहार बाहर राइम क्यों करता है मुझे पूछना था यार, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे। खैर, जो बाहर से आते हो बिहारी ही नहीं होते। मैं ये निषेध करता हूँ इस चीज का जो लोग ऐसा कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज गए थे हमारे यहाँ तक भी। जी, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। इंतजार में थे कि हमारे ऊपर से जो हुकूमत है उसको हरा के मराठा साम्राज्य पहुंचे वहां तक, तो आज हम भी मराठी कहलाते खुद को। क्या दिक्कत थी, पर कोई बात नहीं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर किसी ने बहुत ज्यादा सराहा है ना, तो बस नॉर्थ वाले से ही उनकी स्तुति हुई है, बहुत खूबसूरत स्तुति हुई है। कवि भूषण आए थे, कवि भूषण, आपको भूषण त्रिपाठी नाम है उनका, और वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने लिखी है। जो आप सुनते हो, जब ढोल पथक आप देखते हो तो इंद्रजी में जम्ब पर वादव स्वंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। तो ये जो है ना, ये उन्होंने लिखा है, बहुत खूबसूरत से लिखा है उन्होंने। हालांकि ये मुझे खेद भी है और खुशी भी है कि हमारा कोई क्यों नहीं लिख पाया इतनी खूबसूरती से महाराज के बारे में, तब जब महाराज के दरबार के कवि बने भूषण। क्योंकि एक चीज है कवियों को अलग क्यों करती है समाज से, कि मोटी मोटी बातें जो होती है ना, वो तुम किताबों में या फिर नॉवेल्स में रख सकते हो, लेकिन वो मोटी बात 4 लाइन में हम समझा पाते हैं। जो चीज प्राप्त हो जाती है उसके लिए शायद उतनी मन में श्रद्धा न हो जितना दूर से देखने वाला देखता है उस चीज को जो अपर्याप्त है या अप्राप्त है। अब इसको हिंदी में बताइए जो आपने कहा है कि जो चीज हासिल हो जाती है उसको शायद उसको हासिल कर लेने वाले के नजरों में उतनी ज्यादा वो महिमा मंडन नहीं कर पाएगा जितना वो जिसके पास नहीं है वो इस चीज को देख के कर पाएगा। तो शायद कवि भूषण जब आए होंगे मराठा, तो उनको लग रहा होगा कि बिहार में किस चीज की कमी रह गई है, क्या चाहिए होगी, क्या है छत्रपति शिवाजी। मैं मानता ही नहीं हूँ कि छत्रपति जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के, ये दुनिया की जागीर है। जितना बटोर सकते हो, जो 50 साल वो जिए,
1630 से 1680 तक जितना बटोर सकते हो उनके जीवन से बटोरो। ये मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूँ। ये सिर्फ उनकी भाषा मराठी थी और सिर्फ वो मराठी थी इसका मतलब ये नहीं, वो बिहार की भी है, वो सब जगह के है। छत्रपति है और हिंदवी स्वराज के छत्रपति है। हिंदवी स्वराज में सब आता था। ये तो पार्टीशन हुई है सर। यदि मैं कहूँ कि मतलब एक आपसे जानना चाहूँ या विश्व को जानना हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब क्या मायने रखते हैं समाज, दुनिया, विश्व के लिए? जी सब कुछ मायने रखता है। मतलब वो नाम मायने रखता है, नाम का मतलब मायने रखता है। जो काम उनने किया है, जो ऊर्जा उनसे मिलती है, जब स्मारक देखते हैं किसी चौक में, जब सीना चौड़ा होता है, जब निराश होते हैं तो एक आकांक्षा से, एक आशा से, एक उम्मीद से उनकी तरफ देखते हैं। वो बेसिकली मोटा मोटा कहे ना, ये बड़े बड़े शब्द में इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये हमारे मराठी लोगों की बैटरी है। समझ रहे हो? हमें अगर महाराज निकाल दो ना तो हम कुछ नहीं बचने वाले, यहाँ से नहीं बचेंगे हम। ये हमारा ऊर्जा स्रोत है, हमारा सूरज है। ये हमारा, ये दो सूरज है हमारे लिए। एक वो है जो हमें जगाता है और एक वो ये है कि जीने की ताकत जो जिस सूरज से हमें मिलती है, तो हमारे सूरज है छत्रपति। क्या बात है। जी हाँ, उनके लिए जो भी कहे कम है। इंटरव्यू के टाइम निकल जाएगा लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे सूरज है, हमारा सब कुछ है वो। तो आपने कर्ण लिखी, आपने शंभु गाथा लिखी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज पे कविता कब देखें? जी मैं ऑनेस्टली ये सोचता हूँ कि मेरी हैसियत है नहीं अभी। क्या बात कह रहे हैं आप? नहीं, बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स ने, आप यकीन नहीं करोगे, जिंदगी बिता दी है। राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, उनकी उम्र 90 के ऊपर है। उन्होंने 3 खंड लिखे हैं, 2 या 3 खंड लिखे हैं। ये वो कुआं है ना जिसका अंत नहीं है। तो संभाजी महाराज तो खैर, वो तो मैंने बगावत की है कि लिखने की जरूरत की है, समझो। वो भी लिखने मतलब आसान नहीं थे। 2 साल लगे मुझे शंभू गाथा लिखने के लिए। लेकिन शिव गाथा अगर, या फिर शिव कांड कहूँ जिसको मैं लिखूं, तो मेरे बस की बात नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। 10 साल बाद देखेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर सरस्वती इतनी ऊर्जा भरे, उतनी विद्रोह भरे। जी मैं चाहता हूँ लेकिन मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद में कभी नहीं रखता हूँ जनता को कि इतना आनंद आया है हमें राम सुन के, इतना आनंद है ना, मतलब भर जा रही है मेरी आंखें आपसे बातें करते हुए कभी कभी। तो ये जो आंखों में जो मतलब यार, बहुत कम दफा ऐसा हुआ जब मैं किसी के ऊर्जा से इतना मुतासिर हो जाता हूँ, किसी के कहने की क्षमता से इतना, क्या बात है, मतलब कितना महसूस कर रहा है आदमी ये बात कहने को लेके, कितना जी रहा है वो इस शब्द को कहते हुए, तो ये पहुंचती है। तो मैं बड़ा मजा, मैं तो बस उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जी। जिस दिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि उम्मीद लग जाती है, फिर आशा से निराशा आती है, सीधी बात है। तो आशा भी नहीं देंगे। जब मुझे लगेगा कि मैं लिख पाऊंगा तो मैं लिखने के बाद ही अनाउंस करूंगा। और ये बात तब की है जब शायद मेरे शादी होकर 2 बच्चे हो जाए, मुझे पता नहीं है। तो 10 से 1 साल के बाद आपको लंबी उम्र बख्शे, आप तब तक जिए जब तक आप उसके बाद भी जिए। ये बहुत खैर छोड़ो, नहीं कह दीजिए। नहीं यार, यही हम कलाकारों का जीवन ही यही है। हम निचोड़ लेते हैं लोग और फिर छोड़ देते हैं यार। कोई बात नहीं। हम गन्ना बन गए जो भूसा बन के फिर कब्र में पड़ मतलब मेरा तो अपना स्वार्थ है। मैं तो आपको चाहता हूँ कि आपको लंबी उम्र मिले। ये मेरा खुद का स्वार्थ है भाई। मैं आपकी जिंदगी से हमको थोड़ा मतलब है, आपकी कविता से मैं इतिहास के पटल में फिर समझ रहे हो, साहित्य के पटल में मैं तब जाके मैं कहूंगा कि मैंने कुछ उखाड़ा है, अगर मैं शिवाजी महाराज लिखूं। समझ रहे हो? तो यदि आपने शिवनेरी का झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान के, मतलब ऐसे तो गड़ा हुआ ही है, मतलब आपने इसको अपने शब्दों में पिरो दिया, तो फिर मजा आ जाएगा। जी फिर लगे कि हमने गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया। देखते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज की धरती पर हिंदुस्तान ने इस बार अपना झंडा गाड़ा है, आप हिंदुस्तान के दिल पर शिव गाथा लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। जी देखते हैं। मैं कुछ नहीं कहने वाला उसके ऊपर। ये आदमी प्रॉपर मराठी है, कोई वचन नहीं देगा जब तक ये मतलब तय न कर ले कि हो पाएगा। जी वो तो उनसे हम बिहारी भाव में कह के हाँ भाई कर लेंगे, उसके बाद पहले हमारी लंका लग जाए करने में। हम वो मराठी है ना कि महाराज पहले करते थे, हाँ, ढिढोरा बाद में पीटेंगे। ढिढोरा बाद में पीटते हैं। ये भी सही है, ये भी सही। तो इतनी कविताएं लिखने के बाद, मतलब लिखी ही आपने, बहुत प्यारी प्यारी लिखी, कभी ऐसा लगा हीरो का मोमेंट यार, ये तो क्या ही लिख दिया मैंने, मजा आ गया मतलब लिख के? क्या अभी भी ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कर सकते हैं या और करना है? नहीं, मैं ये तो क्लेम करता हूँ कि कभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला।
पहली बार किसी भी कविता को देखकर। क्योंकि हर कविता जब तुम पहली बार लिखकर उसको अंजाम तक लेके आते हो, तब तुम्हें बस 2-4 दिन के लिए लगता है कि क्या ही लिख दिया मैंने। अब लोगों को कर्ण और शंभू गाथा और ये सब चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन मेरे लिए अब ये है कि यार अभी भी उसको तराशा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल तराशा जा सकता है। विशंभु गाथा इतनी लिखी, लेकिन अभी भी एक खेद है, जैसे मैंने कहा कि लोगों को बहुत परफेक्ट कविता लगती है, लेकिन मुझे एक खेद है कि उनकी जंग में जो उनने युद्ध में जो पराक्रम है उनका, उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिल पाए, तो मैं वो तो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो मैंने बस ऊपर से लिख दिया है, मैसूर, तमिल, बंगाल, बिहार से आंध्र प्रदेश की सीमा पर कर फतेह मुकम्मल दौड़ रहा शिवाजी का भगवा सरदार। 9 साल लड़ा, 9 साल बढ़ा, 9 साल से सीना तान खड़ा, 9 साल से औरंग जूझ रहा, बस एक फतेह की आस लिए, 9 साल दुआ ना दर्ज हुई, तस्बीह इबादत पास लिए। तो ये ऊपर से लिखा, बस ऊपर से लिखा मैंने। लेकिन ये वृतांत मिल जाता तो और मजा आता। लेकिन मेरे दोस्त है केतनपुरी करके, तो उनको तो मिल गया है, अब वो हमें पढ़ने देंगे तो हम और हमें वक्त मिलेगा तो जोड़ देंगे उसमें। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब अब बेहतर करी जा सकती है, पर दुनिया को ऐसा लगता है, मतलब सोशल मीडिया हो गया है, आसपास के लोग हैं, या यूं कहें तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मठाधीश जो हैं देश दुनिया में हर विधा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इन सबका मिला के अब तक के इतिहास में आपकी कविताओं के सबसे वियर्डेस्ट फीडबैक क्या मिला है? वियर्डेस्ट फीडबैक मतलब क्या? ये मतलब क्यों? एक आदमी ने मुझे क्या कहा था पता है? तुम लिखते बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी आवाज और तो जैसी है, तो तुम लिखा करो और दूसरे को पढ़ने के लिए दे दो। मैं बोला मरना जाऊं उससे पहले, पागल हो तुम? तो मैंने आवाज ठीक करी, ठीक है, खराब करी आवाज मैंने मेरी। मतलब ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, इसके पीछे रियाज बहुत है। रियाज मतलब चिल्लाया बहुत, और महाराष्ट्र में हो तो चिल्लाने का एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है आपको शिव गर्जना देने का मौका मिलता है। अच्छा, कॉलेजेस में ये वो, तो शिव गर्जना देते वक्त तो कितनी भी जोर से चिल्लाओ आप, कुछ नहीं कहने वाला कोई, तो चिल्लाए वहां बहुत शिव गर्जना देते वक्त। कॉलेज में जब शिव जयंती होती थी, या फिर जब गढ़ पे जाते थे तो वो गर्जना देते हैं, तो तब जो आवाज खुली मेरी, वरना मेरी आवाज थी नहीं ऐसी कि हेवी बेस वाला था नहीं कुछ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल्चरल शॉक था मेरे लिए जब मैं बॉम्बे आया, और वो जो ताशे और ढोल के साथ जो आप लोग करते हैं, पूरी मतलब मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। मतलब आप समझेंगे या समझा पाऊंगा वो चीज़ या नहीं समझा पाऊंगा कि कितना असर है आपके सभ्यता का, आपके कल्चर का, या यूँ कहें तो शिवाजी महाराज का आपकी सभ्यता के ऊपर, आपके कल्चर के ऊपर, कि मैं ये समझ पाना या मेरे लिए ये सोच पाना इतना मुश्किल था कि कैसे यार रात को 11 बजे 10 बजे लड़के और लड़कियाँ किसी इकट्ठे हो गए, 15-20 लड़के लड़कियाँ एक साथ ढोल बजा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ लड़कियों को निकलने नहीं देंगे सूरज ढलने के बाद, निकलने भी दिया तो किसी लड़के के साथ वो प्रैक्टिस करेगी, ये सोच पाना तक, मतलब पता है कि बिहार स्टेट नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, हम फंस गए हैं किसी एक चक्र में। और ये जो मुझे रास्ता दिखा ना कि कितना आसान रास्ता है, बढ़ने दो खुल के। नहीं, ये इसलिए शायद मुमकिन हुआ क्योंकि हमें महाराष्ट्र का भाग्य है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को हम बुरा होते हुए देख रहे थे, या फिर ये चीज अंधेरे में घुस रही है, कोई ना कोई फरिश्ता आता था वहां पे। समझ रहे हो तुम कि जैसे ही समाज दुर्गति की ओर बढ़ रहा है, संत परंपराएं आ गई, तुकाराम जी आ गए, ज्ञानेश्वर जी आ गए, चौखामेळा आ गए, सावतामाळी आ गए, कानोपात्रा जी आ गए, फिर एकनाथ आ गए, नामदेव आ गए, फिर सोपान आ गए, ये सब आ गए, खड़े हो गए, समाज के लिए खड़े हो गए। और ये वो जादू टोने वाले हैं नहीं, इन्होंने बकायदा कुछ ना कुछ लिख के लोगों को दिया है ताकि समाज जागरूक रहे। फिर समाज में रोष भरना था तो छत्रपति आए, अंबेडकर जी आए, फुले आए, शाहू आए। जब यहाँ तक कि मैं कहता हूँ ना कि जब गानों, हर चीज की बात कर लो आप, मतलब गाने से लेके क्रीड़ा तक, जब जब किसी मराठी ने उसमें उतरने की कोशिश की है ना, तो या तो कोशिश नहीं की है या फिर सर्वोच्च शिखर पे जाकर बैठा है, क्योंकि हमें ऊर्जा स्रोत ये है, हमारा ऊर्जा स्रोत यहाँ पे। मैं बीच में देख रहा था कि बहुत सी म्यूजिक इंडस्ट्रीज खराब हो रही है,
आपका तो उदाहरण है कि बहुत भोजपुरी बहुत प्यारी लैंग्वेज है। और आपने जो गाने बताए वो गाने मैंने कभी सुने नहीं, लेकिन जो गाने भोजपुरी के इमेज बन चुकी है वो कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा को खराब कर रही है। ऐसा मराठी में होने ही वाला था, दो सितारे चमक उठे अजय और अतुल नाम से, क्या बात। और उनने संभाल लिया। मतलब वो मेरे लिए थेरेपी है। तो ये कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं से कहीं आ जाते हैं। बिहार में भी होंगे, शायद खोज कम पड़ गई। मुझे ऐसा लगता अब है, बिहार से अगर अटल बिहारी वाजपेयी है तो इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं देना चाहता किसी को। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ दिक्कत एक छोटी सी है, मुझे अभी चमक रहा है कि मतलब हुए नहीं है क्या हमारे तरफ, मतलब बिहार यूपी तो एकदम एक पूरा नॉर्थ इंडिया काउ बेल्ट जिसको हम कहते हैं। मीराबाई हुई हैं, कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं, तुलसीदास हुए हैं, ये सारे लोग हुए। पर मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि हमने इनको पूज लिया, इनकी बातों को नहीं। शायद यहाँ असर हो गया। हमारे पास राजेंद्र प्रसाद हैं, हमारे पास गांधी जी आए, हमारे यहाँ सारी चीज़ें वहाँ से हुई। मतलब कितने लोग हैं जिनके आदर्श हम बना सकते थे। जब देश में एक इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया होने लगा था एक दौर में, जब अहंकार किसी सत्ता का प्रचंड मस्तिष्क पे नाच रहा था, तो बिहार से एक 80 साल का बुजुर्ग उठ के खड़ा हुआ जयप्रकाश नारायण, और उसने देश को क्रांति दी। उसने देश को वापस कहा कि नहीं, लोकतंत्र हमने बहुत मुश्किल से अर्जित करी है लड़के कंधे से, हम ऐसे नहीं गंवा सकते, किसी एक के हिस्से सत्ता नहीं सौंप सकते, लोकतंत्र है। तो ये हमारे यहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने व्यक्ति पूजा शुरू कर दी, हमने आदर्श। देखिए ये कहीं ना कहीं वो तो उस वक्त की समझ की बात है कि हमने पढ़ने को ज़्यादा ये दिया। अभी भी देखो, अभी खैर तो पता नहीं, लेकिन अभी भी काकड़ आरती चलती है। काकड़ आरती मतलब अर्ली मॉर्निंग जो ये होता है मंदिर में 4 बजे हाँ, तो वो होता है महाराष्ट्र में गांव में अभी भी होता है। हरिपाठ होता है, पसायदान होता है, और शाम के वक्त जब तुलसी को दिया जला जाता है शुभं करोति होती है। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, ये होता है, अभी भी होता है। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ने की और बेंड हो गए, या फिर सुनने की और बेंड हो गए। जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जिजीविषा बहुत है, संघर्ष बहुत है, जीवट बहुत है, मेहनती लोग हैं, पर फिर वो बहुत सारे ऐसे भी लोग, डायरेक्शन गलत हो जा रही है, शायद डायरेक्शन गलत हो जा रही है। वो सही करने का काम है ना, सही करने का काम आपका है। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप ये जिम्मेदारी अगर यहाँ पे कह रहे हो तो शायद वहाँ से लोग सुन भी रहे हैं, तो समझ जानी चाहिए बस। बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जो इस समय बिहार से फूट रही हैं, बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे लोग कोशिश, ये जो मेरे सामने बैठे हैं ना, इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकता है। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिलहाल तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो एक ऊर्जा सब जगह, एक कसमसाहट जिसको कहते हैं, जो राम लिखने से पहले आपके अंदर एक बेचैनी आई थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फूटेंगे एक दिन, फूटेंगे। हाँ, आप जरूर फूटेंगे। वो मुझे बस उस दिन के, उस बिहार का इंतजार है। लोग जल्दी होगा, और बिहार से शुभम शाम है, जल्दी होगा। पहाड़ दशरथ में पहाड़ काट देने वाले लोग हैं हम, जब तक बस तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। मतलब मेरे तो निजी अनुभव रहे हैं ऐसे खट्टे वाले, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों ऐसा कहा जाता है कि मतलब नेवर मीट योर आइडल्स, कभी नहीं, प्रेरणा लेते हैं तो कभी नहीं, मतलब मिले हैं, मिलने सबकी ख्वाहिश होती है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि कभी ना मिले, जस्ट बिकॉज यार जितनी कीमत आपकी नज़रों में उस पर्टिकुलर इंसान की है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सच में हो जाती है। या तो बढ़ जाएगी, इसके चांसेस है, बढ़ने के भी चांसेस है, मतलब, लेकिन 20% में है, तो 80% का घाटा है वो। तो किसी बड़े शायर का शेर है कि मैं बहुत बड़े लोगों के नीचाई से वाकिफ हूँ, मैं बहुत बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है बड़े होके बड़ा होना, बहुत मुश्किल है जहाँ में बड़े होके बड़ा होना। देखो, हर कोई शाहरुख खान नहीं जो तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ग्रीट करेगा। खाली मुझे लगता है वही एक बंदा है जो, क्या पता, लेकिन मेरा वॉलपेपर भी वही है। पर अभी अब आप मिले नहीं हो, नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ। अगर किसी आइडल से मैं मिलना चाहता हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान है। बिल्कुल, उससे आगे कुछ नहीं, उससे पीछे कुछ नहीं। मैं रो देता हूँ अगर वो ना मिले तो रो देता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन। शाहरुख, सिर्फ लड़कियां दीवानी नहीं है शाहरुख की, इस बात पर गौर करें आप। जी हाँ, ये कह सकते हो आप, क्योंकि क्या पता यार, वो मैं हूँ, मैं वो है, ऐसा लगता है हर फ्रेंड को उसके। और ये लगना बहुत बड़ी बात है कि यार इसने कर दिखाया है ना,
हम नहीं कह रहे कि यार वो चीज़ आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसकी उम्मीद भी शाहरुख खान है, वहां तक पहुंचने की सीढ़ी भी शाहरुख खान है। मैं तो लगता है कि मन्नत की सीढ़ी शाहरुख खान है। क्या बात है, मन्नत की सीढ़ी शाहरुख खान, आए है क्या। और ये सीढ़ी हमारे लिए उसने बिछा के रखी है, वो हमें डायरेक्टली सबने नहीं दिखाएगा, लेकिन वो उसके काम से और उसके ऑरा से और उसके एक अदब से, उसकी बिहेवियर से हमको एक क्लू देते रहता है। हुनर और मेहनत हो तो बिक जाए। हाँ, बाकी आपको नकाब चढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ चीजें करते हैं, कुछ भी करते हैं जो बैड हैबिट्स में आती है, शौक से करते हैं, वो बैरियर रखते ही नहीं है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जनता बिल्कुल नहीं यार, कि ये मत समझो कि जो लोग हैं कैमरा के सामने आते हैं, कलाकार है, कि वो परफेक्ट है, परिपूर्ण है। नहीं, हम में खामियां हैं। कोई ऐसी खामी हुई जो आपके नजर में ठीक है कि वो रेगुलर है ह्यूमन के लिए, पर इंस्टाग्राम ने आपको ऐसा चीज बताया, नहीं आपसे ये उम्मीद नहीं थी? मैंने, हाँ यार, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है शायद, ये 1 सेकंड ट्रेंड पता है आपको? हाँ जी, 1 सेकंड ट्रेंड चल रहा है। तो वो 1 सेकंड ट्रेंड में कुछ भी डाले जा रहे हैं लोग। तो मैं कहा कि 1 सेकंड ट्रेंड में अगर कुछ प्रोडक्टिव डाल सकते हैं, 1 सेकंड में क्या ही प्रोडक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैंने ये रील बना के डाल दी, रात के 12:30-1 बजे डाली थी मैंने। कितना प्रोडक्टिव काम है। लोगों ने कहा कि दादा प्लीज डिलीट दिस, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं कहा यार, ये मतलब अच्छे लिखने वाले लोगों को भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी को भी बहुत परफेक्ट ना समझो, ना मुझे ना किसी को। गालियां देते हैं, बुरे होते हैं, बर्ताव कभी कभी हक देते हैं, सब करते हैं हम, जो आप सब करते हो। आपको एक बार खुद को टैली करो, हम भी वही इंसान है जो आप हो। बस अगर हम बेहतर सोच पाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम गलतियों से परे हैं। नहीं, वो भी मैं क्लेम नहीं करता, हमसे भी बेहतर सोचने वाले लोग हैं। जस्ट बिकॉज़ हम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचते बेहतर है। कुछ है छुपे हुए। तो ये है कि हम सभी एक ही है। बर्ताव, खाना पीना, क्रोध, सब चीजें हमारी अगर एक जैसी है, तो जस्ट बिकॉज हम कैमरे के सामने आते हैं और हम ये चीजें करते हैं, तो उसको जज ना किया करें। कहीं ना कहीं फिर ये ऑथेंटिसिटी मर जाती है। आप जो कहते हैं ना कि ये आर्टिस्ट तो अभी उड़ने लगा है और ये तो पहले जैसा नहीं रहा, आपकी वजह से नहीं रहा। पहले जैसा रहना चाहता था, हाँ, पर आप बहुत अच्छे से रहना चाहता था, उसको गालियां देनी थी, उसको अच्छे से रहना था, उसको गलतियां करनी थी। क्या पता भविष्य में मैं कुछ ऐसा वीडियो बना दूं लोगों को बुरा लग जाए। तो मैं पहले से कह दे रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, गलतियां नहीं करूँ। आप हमें पेडेस्टल पे ना बैठाएं। हाँ, मेरे आदर्श उन चीजों से ले, या फिर किसी के भी आदर्श उन चीजों से ले, आपसे आदर्श उन चीजों से ले कि जो चीज उनको बेहतर लग रही है, आपको बेहतर लग रही है। तो बस हमें परफेक्ट ना समझे, कोई परफेक्ट नहीं। लेकिन गांधी जी ऐसा कहते थे, पता नहीं कितना आप मुतासिर हैं इस बात से, कि जब तक हम अपनी दैनंदिनी में अपने बदलाव को नहीं ला सकते तब तक हम जमाने से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या बदलेगा। तो जब जनता हमें देखती है या आपको देखती है, तो लगता है यार आदमी इतनी सात्विक बातें कर रहा है, इतनी धर्मनिष्ठ बातें कर रहा है, इतनी अच्छी बातें कर रहा है, ये तो तामसिक चीजें हो गई ना जो ये कर रहा है। तो सात्विकता और तामसिकता जब एक साथ नहीं बैठती तो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं कहलाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इंसान के अंदर तामसिकता भी है, सात्विकता भी है, क्रोध भी है, मद भी है, मत्सर भी है, खुशी भी है, गम भी है, तब वो इंसान है, वरना साधु या भगवान होता। क्या बात है, समझ रहे हो? तो जनता हमें साधु न समझे, बिल्कुल ना समझे। वो बहुत पवित्र नाम है, वो बहुत पवित्र नाम है, बहुत तपस्या लगती है, बहुत तपस्या लगती है। हम उनके नाखून के बराबर नहीं है, ना भगवान के, ना साधुओं के, ना संतों के। हम इंसान हैं और हम क्लेम कर रहे हैं अगर हम इंसान हैं तो बस इंसान समझिए। कुछ गलतियां करेंगे, बस क्रोध आएगा, जी हाँ, भड़ास निकलेगी। बेसिकली हमें अगर भड़ास ना निकलती तो कर्ण और राम लिख पाते। जी हाँ, तो यही बात है। तो आप ये हमारी भड़ास बरकरार रखिए, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे बस। आप कलाकारों को, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, सीधी बात है। आप हो तो हम हैं, वरना हमें कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है।
आर्टिस्टों को, आप कलाकारों को उनकी अपनी दुनिया में उड़ने दें। वो लौटते, मतलब कई दफा होता है कि हम खोज पे निकलते हैं किसी चीज के, जैसे परीक्षित निकले हैं मृत्यु का जवाब ढूंढने के लिए। तो कई दफा जब हम खोज पे निकलते हैं, कोई चीज ढूंढते हुए निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम असफल होंगे, हम गलत चीजों तक पहुंच जाएंगे। हम लौटते हैं ये फिर बताने के लिए कि ये रास्ता गलत है। आजाद उड़ने वाले पंछी जरूरी नहीं है कि हर बार घोंसले तक लौटेंगे, पर जितनी बार भटकेंगे उतनी बार एक कला की नई सृजन के साथ लौटेंगे। इसलिए भटकने दिया जाए, ये बेहतर। बस इतनी हिंदी अगर आ जाती हमें, मजा आ जाता। इतनी हिंदी अगर हमें आती, हाँ, तो हम बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि बन जाते हैं। तो आपको महाराष्ट्र में पैदा भी होना है, आपको महाराष्ट्र मराठी प्रिविलेजेस भी लेने हैं, आपको सब चाहिए। हाँ ना, बैटरी सूरज, ये एक ही चीज तो ले देंगे हमारे पास है, लच्छेदारी भी रहने दो भाई। नहीं यार, बुरा लगता है जब आप मुझसे बड़े हिंदी बोलते हो, हमें बुरा लगता है। अब मुंबई की जो बारिश है, वो मतलब एकदम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह है। जब पहली बार होती है तो बड़ा पुरानी गर्लफ्रेंड कैसी हो सकती है किसी की यार? पुरानी गर्लफ्रेंड आर्काइव्स में पड़ी है आपके। ये क्या बात होगी? नहीं, मेरी एक्स कह लो, अंग्रेजी का एक ही वर्ड है जो सटल है इस चीजों के लिए। पुरानी प्रेमिका अब नहीं आ गई होगी तो उसका क्या करें? परत दर परत चढ़ती है जिंदगी में प्रेमिकाओं की। आपका नाम यूं ही शाम नहीं है, पता है? चलो हाँ। तो वो मतलब ऐसे था, वो पहली बार आती थी घर पे तो मजा आता था, फिर वो लगातार मजा आता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी कोई भी आप रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो पहली दफा जब वो केयर करती है ना, सुबह से शाम तक कि आप कहाँ हो, तो आपको बड़ा मजा लगता है कितनी केयर हो गई है। जब वो 1 महीने चलने लगता है ना, तो लगता है कितनी ऑब्सेसिव हो गई है। मुंबई की रेल ऑब्सेसिव हो गई है एकदम से, खत्म ही नहीं हो रही है मार्ग। यही फर्क है। आपको बिहार के जनों को लगता है कि मुंबई की रेड उनकी माशूका है, हमारी बीवी है, हमें परेशान नहीं होती उससे। चलो चलते बाकी बातें करते हैं किचन में, और किचन में हम खाना बनाते हैं। सो वी हैव टू से लेट्स गो इन किचन। चलो, आज की एपिसोड में हम कुछ मराठी कुजिन ट्राई कर रहे हैं, और चूंकि मुश्किल होगी मेरे लिए बनाना, अभी भाई खाना बनाएंगे और मैं सहायक की भूमिका में रहूंगा। तो आज हम बना रहे हैं दाल पालक, राइट? बढ़िया। दाल पालक जी, और उसके साथ बनाएंगे हम जीरा राइस। साथ में हम बनाएंगे दही और खीरे का, क्या बोलते हैं आपके उसको? मराठी में उसको बोलते हैं कोशिंबीर, लगभग रायता ही होता है। मराठी में बोलते हैं कोशिंबीर, बोलते टेस्ट बदल जाती है, और इसमें कोई साइंस नहीं है। कुछ तो उसको कई जगह रायता बोलते हैं कई लोग, और कई जगह उसी को कचूमर भी बोला जाता है। जी, हमारे कचूमर के करीब करीब है, रायते के करीब करीब। दही को सब्जियों में मिला दिया जाए। फिलहाल मैं सहायक की भूमिका में, तो मैं खड़े होकर देख रहा हूँ ताकि मैं बना सकूँ अगली बार से एक मराठी स्टाइल में। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो बनता है उसको दाल पालक, हमारे यहाँ पालक दाल बोलते हैं या दल सग्गा बोलते हैं। इफ नॉर्थ इंडिया के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जब साग को केवल पालक ही नहीं, बथुआ, मेथी, एक और आता है लाल कलर की पत्ती आती है उसके, और सबको मिला के हम जब दाल में डालते हैं तो उसको दल सग्गा बोलते हैं। पर आज जो बन रहा है वो दल सग्गा नहीं है, आज स्पेशलिटी है गाइस, पालक दाल पालक। लेकिन इंग्रेडिएंट थोड़े अलग हैं, टेस्ट ऑब्वियसली अलग है। ऑब्वियसली हर चपाती के साथ अच्छा लगता है, लेकिन राइस के साथ है जन्नत। जैसे कि हर खाना बनाने वाला लड़का कोई भी हो क्लेम करता है कि मेरी कला से, मतलब मेरी कविताओं से ज्यादा मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, तो ये मेरा भी क्लेम है। अच्छा, मैं कह रहा था, हाँ, फॉर एवरीवन हु एस्पायर्स टू राइट गुड, आप देख सकते हो सेल्फ एक्लेम्ड गुड राइटर्स आर वेरी गुड कुक। तो इंटर द किचन, मम्मी का हाथ बटाइए, खाना बनाइए, जिंदगी में बहुत कुछ बनाना सीख जाएंगे भविष्य बनाने तक। अभी भाई, बिफोर यू बिकेम अ पोएट, हाँ, व्हाट वर यू एस्पायरिंग टू बी? क्या बनना था? चित्रकार। ओह, आप पेंटिंग करते हैं? पेंटिंग ही करता हूँ, चित्रकारी हूँ, रंगोली बनाता हूँ। कॉलेज में ऐसी 5 फुट की 6 फुट की रंगोलियाँ बनाता था, ऑर्डर्स भी लिए हैं 2 महीने। 10th, वो तो सबसे बात बिगड़ी कहाँ में पता है आपको, कि 10th में अच्छा स्कोर आ गया। तो जो, हाँ, वो सब बहुत बेकार चीज़ अगर मेरे साथ कुछ हुई है तो मैं 10th में अच्छा स्कोर आया, बताओ 88 आया था मैं। कितना आपका कितना था? 9.2 CGP आउट ऑफ। अरे नहीं, फिर वो फ्रॉड होता है, वो कुछ परसेंटेज ही सही मायना है काबिलियत नापने का। CGPA मुझे पता है, इंजीनियरिंग का मेरा भी अच्छा है, तो क्या है वो उखाड़ लिया।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब 10th में अच्छे आ गए तो घर वालों ने जबरदस्ती फिर साइंस दे दी, और हमें जाना था जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। हमें अभी भी नहीं पता है कि उस स्कूल में एग्जैक्टली करते क्या है, पर उसके हमने आर्ट्स लगता है, इससे हम फैंटासाइज होते आते हैं और हमें लगता है कि यार नहीं ये शायद यही करना था, लेकिन ये साइंस ने पढ़ने वाले होनहार बच्चों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि वो शिक्षा में भी होनहार हुए तो फिर मुश्किल बढ़ गई। जी होनहार थे नहीं वैसे हम, वो तो स्कोर आ गया हमारा। चीटिंग किए थे आप? नहीं चीटिंग तो नहीं किए थे, सेंटर बहुत खराब आया था। सेंटर बहुत खराब आया था। खराब हम उसको बोलते हैं जहाँ स्ट्रिक्ट की होता है, अच्छा सेंटर उसको बोलते हैं जहाँ पे ढीला होता है। अच्छा, तो आपका सेंटर खराब है। खराब आया था तो मेहनत की कमाई। अभी भाई इश्क हुआ है आपको? देखो मोहब्बत मुकम्मल हो तो जन्नत की नाज़नीन परिया है मोहब्बत। अच्छा, सुन रहे हो ना? मोहब्बत मुकम्मल हो तो जन्नत की नाज़नीन परियां है मोहब्बत। हाँ, पर अगर हारे जनाब गलती से, पर अगर हारे जनाब तो इब्लीस से जहन्नुम ने पकड़ा सरिया है मोहब्बत। ओए होए होए, इब्लिस ने इब्लीस ए जहन्नुम हाँ ने पकड़ा सरिया है मोहब्बत। हाँ हाँ, क्या उपमा है। मोहब्बत होना कलाकार होने के लिए कितनी जरूरत है? मतलब मैं केवल रोमांटिक मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं उसको माशुका वाला रोमांटिक मोहब्बत में भी नहीं गिनता। हाँ, इंसान का मासूम होना मोहब्बत में, मोहब्बत ही सोर्स है। जो लिखते हैं अपन, जो कुछ भी लिखते हैं उसका मेन सोर्स अगर ठीक से जांचा जाए तो कहीं ना कहीं वो वहीं पे रुक के आता है कि ये प्यार की बदौलत है। अब प्यार का अगर आपका डेफिनेशन क्या है पता नहीं, लेकिन अपन जो लिखते हैं, हम जो लिखते हैं, तो हम बस एक प्यार ये कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। अगर हम शांति भी लिख रहे हैं तो राष्ट्र के प्रति प्यार ही लिख रहे हैं। अगर कहीं पे दंगे छिड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है और मैं दंगों के खिलाफ लिख रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शांति और अमन रहे, तो ये मेरा राष्ट्र प्रेम नहीं तो क्या। ठीक है। और वो जो वीर रस की कविताएं लिखी जाती हैं, क्या उनको भी मोहब्बत का सोर्स माना जाए? हर कविता को कैसे मान सकते हो मोहब्बत का सोर्स, लेकिन हाँ कविताएं हैं मोहब्बत। मतलब कि वो जो कविताएं हैं, क्या हम ये माने कि उनका उद्गम मोहब्बत के कारण हुआ है? वीर रस की कविताओं का? हाँ। आप बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहे हैं। मैं आसान सवाल पूछने के लिए पैदा ही नहीं, मैं मास्टर ऑफ पीसेस। हाँ, टीचर जैसे मत बिहेव करिए। नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यदि इंसान जिस चीज के लिए उग्र हो रहा है, हाँ, उसके पीछे उसका वो हासिल प्यार कह सकते हैं कि मतलब चाहता था कुछ और, हो कुछ और गया, इसलिए उसके अंदर उग्रता आ गई। जो चाहता है वो हुआ नहीं, इसलिए वीर रस निकला। मतलब श्रृंगार या फिर जो चाहता है वो हुआ है, श्रृंगार के घमंड में वीर रस निकला है। दो तरह के वीर रस निकला। अहंकार भी हो सकता है। हाँ, तो इनिशियल में आपको पेंटर बनना था, आप पेंटर हो नहीं पाए, कवि हो गए, काफी वायरल हो आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर सरहदें लांघ चुकी है आपकी ख्याति, और ईश्वर करे मंगल तक पहुंचो आप। पर सवाल ये है कि उसके बाद कितनी बदलती है जिंदगी? एक सुकून की नींद तो है हमारे हिस्से में कि वो करके सो रहे, जो करने सोने की एक ये थी, तमन्ना थी। लेकिन उसके अलावा जिंदगी हाँ बदलती है, लेकिन लोगों को लगता है कि जिंदगी बदल के मतलब जिंदगी आसान हो गई या फिर जिंदगी अच्छी हो गई। जिंदगी बदलना मतलब जिंदगी कठिन हो जाती है। जिंदगी बदलना मतलब जिंदगी का कठिन हो जाना? जी हाँ, मतलब ये जो आपके सवाल का उत्तर है कि हमारी बदली तो बदली, लेकिन कठिन हो गई थोड़ी सी। अच्छा। और जैसा कि हर पॉपुलैरिटी के साथ आता है, प्यार भी बराबर मिलता है, मतलब कमल आदि आप तक अभी तक आप तक नहीं सुने हैं इनकी कविताएं, तो जाइए इंस्टाग्राम पे। किनका? लाखों लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं किनका कलाम, और मुझे पता है जितने लोग सुन रहे हैं उन्होंने जरूर सुन रखा है। कौन? मैं? आपकी मेरी बात कर रहे हैं, सुनिएगा। हाँ। बस करते तो इतने लाखों लोगों का जो मोहब्बत मिलता है सो तो एक तरफ, पर हर पॉपुलैरिटी के मतलब हर चिराग के तले जो अंधेरा आता है, तो कैसे हैंडल करते हो आप हेटर्स और जो भी ट्रोलर्स हैं? यदि किसी कभी ऐसा हुआ है कि हेटर कोई नहीं होता है, असहमत लोग होते हैं। पर वो जो ट्रोल की एक लिमिट तक लेके जाते हैं, उस असहमति का जो प्रदर्शन है, वो उसको ट्रोल के साथ साथ थोड़े से मंद भी होते हैं। मंद असहमत होते हैं, ट्रोलर नहीं कैसे, हेटर नहीं। हेटर बहुत बड़ा शब्द है। असहमत है किन चीजों से, कोई असहमत है तो बस बैर बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी कल ही एक एनिमे देख रहा था, उसमें बहुत ही खूबसूरत लाइन थी एक
कि किसी का कोई भी दुश्मन नहीं है, किसी का कोई भी दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। कुछ असहमत लोग हैं जो आपके यहाँ हो रहे हैं, उस असहमति की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सामने वाले ने जब तलवार निकाली तो आपका हाथ भी आपकी तलवार पे चला गया, ना कि उसकी तलवार वापस रखने पर। नाइस नाइस कि तलवार के जवाब में तुरंत तलवार खींच लेना। हाँ, पर मैंने कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि मानसिक उत्पीड़न के हालात खराब कर देते हैं लोग, मतलब बहुत गंदे हद तक लेके जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप एकदम पढ़ते ही नहीं। पढ़ते नहीं हैं? हाँ, ये तो एक Best reply is to not reply. समाधान है। हाँ, नहीं समाधान नहीं, एक ही हल है। लोग असहमत तो होंगे, लोग असहमत तो होंगे, मकसद भी वही है कि हम ऐसी बातें कर हम कहते हैं, जब भी हम कहते हैं कि दिस मैन इज जीरो हेटर्स वगैरह, तो वो उस कार्यकाल के लिए कह रहे हैं, उस टिपिकल पीरियड के लिए कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी का विरोधक नहीं है या फिर किसी बंदे का कोई भी विरोधक नहीं है। अजात शत्रु करके हिंदी में शब्द है। हाँ, नहीं है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल आइडियल कंडीशन है वो, और यूटोपियन आइडिया है। यूटोपियन आइडिया है। ये हमारा मानना है। बढ़िया। आप एनिमे का जिक्र कर रहे थे जी, इससे पहले भूपी भी आते हुए बता रहे थे एनिमे बहुत अच्छी चीज है, मैंने आज तक देखी नहीं। एनिमे देखने के लिए मैं उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ जिनकी आईक्यू थोड़ी सी अच्छी हो। अच्छा। और जो लोग समझदार हो। हाँ, तो मैं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ? आपको ये बात इसलिए कही क्योंकि आपको मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि देखो। भाई साहब हमारे एक रूममेट थे। आपके चाकू का धार नहीं है, मैं दूसरा इस्तेमाल बताओ। हमारा रूममेट था उमंग गोलचा है, मतलब रूममेट था, दोस्त है। उसने मुझे बहुत प्रेरित किया नारुतो देखने के लिए। हाँ, वो बहुत देखता था, मैं चिढ़ जाता था, क्या कार्टून देख रहा है। तो वो जनता एक सीधी सी बात है, आपको प्रेरित करने के पीछे उसका कोई स्वार्थ तो है नहीं। फिर भी अगर आपको प्रेरित कर रहा है तो शायद आपके हित में कुछ कर रहा होगा। तो उस पर अगर आप चिढ़ जा रहे हो तो आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हो, कितने अमानुष हो, समझ रहे हो। मैं था तो सही, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर आदमी था कॉलेज में, मैं काफी बदला हूँ मुंबई आने के बाद। हाँ, तो वही बात है, मुंबई ने जिंदगी के कालचक्र में बहुत बदलाव किया। वही बात है, जो चीजें मैं देखता हूँ ये तो बहुत चुन चुन के देखता हूँ। एनिमे मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक एग्जांपल से बताया आपको कि किसी भी चीज को प्रैक्टिकली एस्टेब्लिश करनी है, मूवी हो कुछ भी हो, पहले उसको इमेजिन करना पड़ता है। इमेजिनेशन में 100% बराबर होती है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जब चीज़ें खड़ी करनी पड़ती है, सेट्स खड़े करने पड़ते हैं, एक्टर्स खड़े करने पड़ते हैं, तालीम करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है, तो 100% का जो परफेक्शन है वो डायरेक्टर की काबिलियत के हिसाब से 100 तो नहीं रहता, 80 पे आ जाता है, 70 पे आ जाता है, 50 पे आ जाता है। राइटर ने जो इमेजिन किया और पर्दे पर उसको कितना उतारा गया। हाँ, अब मुझे बताइए, अगर इस इमेजिनेशन को इमेजिनेशन तक ही रखे, क्या बात है, इमेजिनेशन को इमेजिनेशन तक ही रखे और उसको बस चित्र के स्वरूप में दिखाए लोगों को, ना उसमें कोई हीरो होगा, ना विलन होगा, ना कैमरा होगा, ना कुछ होगा, सिर्फ एक ख्याल होगा, सिर्फ कहानी होगी, कहानी फिल्मों की हीरो होगी, किरदार ऐसे होंगे कि उनके उन चित्रों के मरते अगर मेरे आंखों में पानी आ रहा है तो कहानी में दम है। आंखों में पानी आता है कार्टून कैरेक्टर्स के। बहुत रोया हूँ, जो एनिमे देखते हैं इनको पता होगा। जब नरूटो देख के बहुत रोया हूँ, ऐसे में बाकी ज्यादा एनिमे देख के नहीं रोया हूँ, लेकिन नरूटो देख के और वन पीस देख के बहुत रोया हूँ। कुछ किरदार इस तरह से मार देते हैं कि पहले उनको आपसे जोड़ देते हैं, इतना जोड़ देते हैं कि वो अपने लगने लगते हैं, और फिर इस कदर मार देते हैं कि ऐसी मौत तो ये बंदा डिजर्व नहीं करता था, ऐसे लगता है। और फिर एक अनसेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है, फिर उस चीज का जब बदला देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मतलब आपको पता है जेहन में कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। हाँ, मतलब वो ह्यूमन दिख भी नहीं रहा है। हाँ, पर लेखन इतनी प्यारी है कि आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एनिमे कैरेक्टर्स आर मोर ह्यूमन देन एनी ह्यूमन बीइंग। आई थिंक आई शुड स्टार्ट वॉचिंग। हाँ, मैंने डेथ नोट 2-3 बार शुरू किया है और रह गया है। कैसे 37 एपिसोड से भाई, 24 मिनट का एक एपिसोड, इंट्रो आउट्रो काट के मेरी वो ये बन जाता है क्या, 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का बन जाता है। तो वो भी अगर नहीं देख पा रहे तो फिर मजा आएगा। रोने पे एक शायरी है किसी बड़े शायर का,
कि अश्कों की आरजुए रिहाई है, रोइए। आंखों की अश्कों की आरजुए रिहाई है, रोइए। आंखों की इसी में भलाई है, रोइए। हम हैं असीरे ज़ब्त, हमें इजाज़त नहीं, हम हैं असीरे ज़ब्त, इजाज़त नहीं हमें। असीर मतलब कैदी, हम हैं असीरे ज़ब्त, इजाज़त नहीं है हमें। रो रहे हैं आप, बधाई है, रोइए। रो पा रहे हैं आप, रो पा रहे हैं आप, बधाई हो, रोइए। क्या खूबसूरत लिखा है। बस इसीलिए जब रोते हैं देख देख के उसको, तो कहीं ना कहीं जीवित रहने की संभावना लगती है हमें कि हमें जीवित है। आप यकीन नहीं करेंगे, शंभू गाथा लिखी, लोगों ने पूछा कि आपको इंस्पिरेशन क्या है। मैं जाहिर सी बात है, संभाजी महाराज तो है ही, शिवाजी महाराज तो है ही, लेकिन उसके बावजूद यकीन नहीं करोगे, 2 साल जब लिख रहा था ना, तो लिखते लिखते अगर बोर हो गया तो नरूटो दिखता था। और नरूटो देख के वो तो मन भरता नहीं है देख आगे वाला एपिसोड, तो मैं फिर एक लिमिट लगा देता था कि 5 एपिसोड देखेंगे और फिर इतना पढ़ के ही अगले 5 एपिसोड देखेंगे, अगले 10। वो रूल कभी फॉलो नहीं हुआ, 10 पे चला गया, 15 पे चला गया, दिन बर्बाद कर दिए, थोड़ा लेंथ बढ़ गई, लेकिन एक मोटिवेशन तय रहा कि अभी हार तो नहीं माननी है। ये हमने तड़का मारा, और तड़के में क्या क्या, राई, जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, और गरम मसाला, धनिया पाउडर, और क्या बाकमाल लग रहा है। बाकमाल तो लगेगा, मैंने बनाया भाई। और इसका तड़का अच्छे से लगाया। हाँ, गुड़ और इमली इस्तेमाल की, थोड़ा टेंगी और थोड़ा मीठा लगे। और ऊपर से ये जा रहा है धनिया। अब पालक में धनिया पत्ता तो समझ आएगा नहीं, पर इसीलिए हमने सिनेमैटिक शॉट में डाला ताकि लोगों को पता रहे कि हम धनिया डालते हैं। ठीक है। कैमरे के पीछे हम बनाएंगे चावल, और उसके साथ जो भी रायता से ऐसा जो भी बनाना था, क्योंकि हमको अगले सेटअप की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, काफी खेद के साथ हम मिलते हैं आपसे खाने वाले सेगमेंट में। सो खाना बनकर तैयार है दोस्त। आज का पूरा खाना अभी भाई ने बनाया है। कभी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? बहुत ही वियर्ड है, मतलब सामने वाले को सुन के ही अजीब लगे। मेरे पास है, कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ। अब आप बताओ कि आपके पास है क्या? मैंने तो नहीं किया है, हमारे पूर्वज ने किया है। क्या किया? पेड़ का जड़ एक बार काल पड़ी थी। मतलब देहाती सोच से तुम बाहर नहीं, मैं मतलब मुझे वियर्ड क्या होता है जिसको आपने ना खाया हो, आपके टेस्ट बड्स ना जनरेट हो। जैसे खाने डाइनिंग टेबल पे यदि किसी हिस्टोरिक फिगर को, कोई ऐतिहासिक पुरुष, महिला, यदि उनको आपको खाने पर बुलाना हो, तो किसे बुलाना पसंद करोगे? गुलजार साहब के साथ खाना खाएंगे। वो तो जिंदा है, उनके साथ तो संभव भी हो जाएगा। हिस्टोरिक फिगर था। बहुत ही awkward कर दिया आपने इस बात को। हाँ, गुलजार साहब के साथ तो अपन खाएंगे किसी दिन। ये तो तमन्ना है यार, जो है हमारा। शायद राज कपूर। हालांकि ये बात बहुत ही मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कह दी है मेरे जॉनरा के हिसाब से, लेकिन पता नहीं, तो मतलब वो जानना चाहेंगे हम। वो आदमी बहुत फैंटेसाइज करता है। सेकुलरिज्म का यदि गूगल मीनिंग ढूंढे तो उसका मतलब हो जाता है कि आप धर्म में नहीं मानेंगे। एथेइस्ट के करीब चला जाता है सेकुलरिज्म, कि हमको भाई सब चीज, वो भी उतना ही है, वो भी उतना ही है, आप अपना करें, वो अपना करेंगे, और सब में संभाव रहेगा। तो आखिर की कोई ख्वाहिश? मेरी तो इच्छा थी कि हम शेर से खत्म करें। मीर तकी मीर साहब का शेर, पेशे खिदमत है कि बाहर दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो। बाहर दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। तो ये बात बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए। और इसी के साथ बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और आपको खिलाने का मौका देने के लिए। दिन बन गया आज का। कल शो आपकी वजह से बहुत उछला, आज हमारा दिल उछल गया, और ऐसे सबको बुला दे रहिएगा। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। तो दोस्तों, आपको यदि चाहिए दाल पालक की रेसिपी, तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं एग्जैक्टली। यदि आपको लगता है कि हम और कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ और खाते हुए बनाते हुए देखना चाहते हैं हमें, तो आप वो भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले गेस्ट से, आने वाले मेहमानों से हम वो बनवाएं या उनके लिए बना के दें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।